ब्राह्मणवाद के सांस्कृतिक वर्चस्व को हटाकर बहुजनवाद के सांस्कृतिक वर्चस्व को लाने के लिए पहल कर रहे हैं। संविधान को केवल पवित्र ग्रंथ कहकर सर पर रखकर नाचना नहीं, और संविधान जहां से जिंदा होता है उसका मेंदू संसद है। ये होती है धार्मिक लोकतंत्र। वो दिखाने को लोकतंत्र है लेकिन आवरण धर्म का है। इससे बचने के लिए ही हम सारे धर्म के लोगों को यहां लेकर आए हैं कि बाबा साहब ने कहा था हम पहले भी भारतीय है, आखिरी भी भारतीय है, और भारतीय करके मेरे बच्चे को मस्जिद नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी में प्रतिनिधित्व चाहिए। 500 लोक 1818 मध्ये पेशवाईला हरवू शकतात, आम्ही 70 कोटी भारतीय या भाजपाच्या आणि संघाच्या धर्मवादी विचाराला संसदेतून हाकलू शकत नाही का? अरे बाबासाहेबांच्या उपकारानं जे निवडून गेलेत असे 160 खासदार भाजपाच्या संसदेमध्ये आहेत, तोंड शिवून बसलेत, आपलं पार्श्वभाग चिपवून बसलेत। लढाई कुठे आहे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबको भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज के दिन अब से लगभग 200 साल पहले जिस तरह हमारे समाज के सूरवीरों ने 28,000 की पेशवा सेना को 500 हमारे समाज के सूरवीरों ने नेस्तनाबूद किया और अपना पराक्रम का परचम लहराया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ हमें आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जो परेशानियां आज हमारे बच्चों के भविष्य को ख़त्म कर रही हैं, फिर से गुलामी हमारी ओर वापस लौट रही है, मैं उसकी तरफ अपना वक्तव्य देना चाहता हूं, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ना होते तो शायद जो 3,500 साल की हमारी गुलामी थी वो आज भी चल रही होती, और इस गुलामी को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे और जवान पत्नी को खोया, पूरा जीवन जलाया। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो आगे बढ़े थे वो पढ़ने लिखने की वजह से बढ़े थे, सरकारी नौकरियों की वजह से बढ़े थे। आज सरकारों ने एक साजिश के तहत एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि हमारे हाथ से शिक्षा छीनती जा रही है, और जो सरकारी नौकरी होती थी धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, यानी सरकारी नौकरी के रास्ते भी हमारे लिए बंद हो गए हैं। तो पढ़ाई से और नौकरी से हम लोग मजबूत हुए थे, और पढ़ाई और नौकरी दोनों ही सरकारों ने साजिश के तहत छीन ली हैं। और ऐसे में मैं जहाँ भी पूरे देश में जाता हूँ, पूरे देश के अंदर मुझे रिटायर्ड लोगों की पूरी फौज नज़र आती है। लाखों की संख्या में लोग रिटायर होते जा रहे हैं।
और युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है। और जितने भी प्रोग्राम में जाता हूँ ज़्यादातर बुजुर्ग दिखते हैं, यहाँ भी मुझे बुजुर्ग दिख रहे हैं। तो बुजुर्ग लोग इस आंदोलन को चलाएं और जवान लोग अपने घरों में बैठे रहें। ऐसे तो यह आंदोलन जीतने वाले हम हैं नहीं। वैसे भी ईवीएम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बना चुकी है, और तीसरी बार अगर आप लोगों ने ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा तो तीसरी बार फिर वो सरकार बना लेंगे। क्योंकि वो सरकार ईमानदारी से नहीं बन रही है, वो सरकार बेईमानी से बन रही है। और बेईमानी के खिलाफ जिस तरह पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस सहित आज सभी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। क्योंकि हमने खुद अपने घर पे किस तरह ईवीएम में धोखा होता है ईवीएम में करके दिखाया। उसमें यहाँ से महाराष्ट्र से जस्टिस कुलस्ते पाटिल भी वहाँ मौजूद थे मेरे घर पे, बहुत सारे पत्रकार थे, और वहाँ हमने मशीन ईवीएम कैसे काम करती है, उसमें किस तरह गड़बड़ की जा सकती है, किस तरह दिखने को तो वोट आप जहाँ डाल रहे हैं वहाँ दिख रहा है, लेकिन जब उसको मशीन खोल के गिनती देखी जाती है तो आपका वोट चोरी होकर और वो जहाँ वो ले जाना चाहते हैं वहाँ चला जाता है। तो इस तरह ईवीएम के धोखे से वो सरकार बना रहे हैं, और सरकार बनाने के बाद हमारे बच्चों से शिक्षा छीन रहे हैं, स्वास्थ्य छीन रहे हैं, और हमारे बच्चों से उनकी आज़ादी छीन रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। दोबारा से एक साजिश के तहत हमारे बच्चों को गुलाम बना रहे हैं। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप फिर से अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? लेकिन मुझे तो लग रहा आपने तय कर लिया कि हम फिर से अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हैं अपने ही जीवन काल में। क्योंकि हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं, ज़्यादातर प्रोग्राम में पुरुष होते हैं, और पुरुष भी रिटायर्ड लोग होते हैं, हमारे जवान लड़के लड़कियां नहीं होते। तो जो मूवमेंट जिसको चलाना है, और हमारा ही समाज का आदमी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को मजबूत कर रहा है, वो 12% लोग हैं, ये साबित हो चुका है। बिहार की जाति की जनगणना ने ये साबित कर दिया है कि वो लोग 12% हैं स्वर्ण जाति के लोग, और 12% लोग पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर, व्यापार पर, खेती की ज़मीन पर काबिज हैं। सब चीज़ उनके कब्जे में, सत्ता भी उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे भी उनका कब्जा है, देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पे उनका कब्जा है। ऐसे में हम लोग अपने जवान बेटे बेटियों को घर छोड़कर और रिटायर लोग आकर अगर सोचे आंदोलन चल जाएगा, तो ये हमारी गलत फहमी है। इस तरह से आंदोलन चलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे फिर से गुलाम ना बने, अगर आप चाहते हो आपके बच्चों की शिक्षा का खर्चा सरकार उठाए, आपके इलाज का खर्चा सरकार उठाए, और आप चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया संविधान उसी तरह मजबूती से डटा रहे, फिर से मनुस्मृति का शासन ना आ जाए, फिर से हमारे बच्चे गुलाम ना हो जाएं, तो अपने बच्चों को, पत्नी को, माँ को, बहन को, बेटी को, बेटों को, सबको साथ लेकर इस संविधान बचाने की इस आंदोलन को, ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव हो, इस आंदोलन को मजबूती देनी पड़ेगी। और अगर इतने सारे संगठन मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाकर कोई प्रोग्राम करें और उसमें 100 लोग हों, 200 लोग हों, और वो भी रिटायर लोग हों, तो ये आंदोलन तो चलने वाला नहीं है। इस आंदोलन को चलाने के लिए हमें गांव में निकलना पड़ेगा। अभी शहरों में लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। वोट गांव के अंदर है, और बड़े बड़े जमींदार डर से उनके वोट को अपने पक्ष में डलवा लेते हैं। जब तक हम गांव में जाकर अपने गांव के मजदूरों को ढाढ़स नहीं बांधेंगे, जब तक उनको हम हौसला नहीं देंगे, जब तक हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई जीतने वाले नहीं हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, सम्मान दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः भीमा कोरेगांव शौर्य विजय दिवस की आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और हम लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे, मुझे ऐसी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। भीमा कोरेगाव आहे दुनियेचं नाव, भीमा कोरेगाव आहे दुनियेचं नाव, पेशवाईला हरवलं महार बटालियन त्याचं नाव, पेशवाईला हरवलं महार बटालियन त्याचं नाव, भीमा कोरेगाव आहे दुनियेचं नाव। 1 जानेवारी शौर्य दिन आहे दुनियेचं नाव, 1 जानेवारी शौर्य दिन आहे दुनियेचं नाव, महाराज शौर्य आहे झालं आम्हा ठाव, महाराज शौर्य आहे झाला आम्हा ठाव, एकटा 56शी लढला महार बटालियन त्याचं नाव,
अभिवादन करण्या चला भीमा कोरेगाव, अभिवादन करण्या चला भीमा कोरेगाव. भीमा कोरेगाव आहे दुनियेचं नाव. भीमा कोरेगावच्या मातीतून पुन्हा उठतील वीर. नेहमी मातृभूमीच्या रक्षणासाठी सज्ज राहतील वीर. तोफांच्या आवाजात, तलवारींच्या झंझणाट, पराक्रमाचा इतिहास जगाला दाखवी. पिचलेल्या समाजात जेव्हा जगण्याचा मान नव्हता, पिचलेल्या समाजात जेव्हा जगण्याचा मान नव्हता, तेव्हा लढाई जिंकणे हा खरा सन्मान होता. गरज नव्हती त्यांना त्यांचे स्वतःचे बलिदान देण्याची, गरज नव्हती त्यांना स्वतःचे बलिदान देण्याची, पण दाखवायची होती हिंमत त्यांना आपल्या समाजाला ताठ मानेनं जगण्याची. भीमा कोरेगाव आहे दुनियेचं नाव. जय भीम, जय संविधान. आज हम सभी यहाँ 1 जनवरी शौर्य दिन करके मनाते हैं, लेकिन ये क्यों मनाते हैं इसका बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. यहाँ मंच पर भी बैठे हुए लोगों को सिर्फ इतना पता है कि उस टाइम लड़ाई हुई थी, लेकिन लड़ाई क्यों हुई, उसका कारण क्या है, तो वो मैं कारण पे जाऊंगा कि क्यों लड़ाई हुई, तो लोगों को क्लियर हो जाएगा. तो हमारे लोग जो है पहले लड़वैये थे, शूरवीर थे. ये महाराष्ट्र का राज्य महारों का राज्य था, विदर्भ का राज्य था, और गोंडवाना बगल में गोंडवाना राज्य था. लेकिन वो हमेशा लड़ाई होती थी प्राइवेट ट्राइब लोगों में. जो जीतता था वो राजा हो जाता था और जो हारता था वो गुलाम हो जाता था, उसको गुलामी करनी पड़ती थी. तो ऐसे ही हजारों साल से बाद में आर्य लोग बाहर से आ गए. यहाँ के जो नाग लोग थे या मूल निवासी थे, उन लोगों को हराकर कपट नीति से अनेक तरीक़ा से उनको हराकर उनको गुलाम बनाया. तो वैसे हमारे लोग गुलाम बने थे क्योंकि हम सत्ता संपत्ति से वंचित थे. बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपनी सेना खड़ी की, उस सेना में 18 पगड़ जाति के सैनिक थे. सभी जाति के जो महागत सैनिक थे बहुत शूरवीर थे. उसमें से महार जाति के भी सैनिक थे, सिलेदार थे, किलेदार थे, उनके अंगरक्षक थे. संभाजी महाराज के अंगरक्षक, शिवाजी महाराज के अंगरक्षक, किले के जो पहले जो भूलस्वार थे वो हमारे सैनिक थे. बिनी के मतलब सबसे पहले अटैक करने वाले महार सैनिक थे. पुरंदर का किला जब औरंगजेब ने 1 साल तक लड़ाई लड़ेगा, 1 साल तक पूरा महारों के कब्जों में था. वो महारों ने 1 साल तक शरण नहीं गए, थक गया वो शिवनेरी गया और शिवनेरी को काबिज किया. इसलिए शिवाजी महाराज को चिट्ठी लिखनी पड़ी महारों को कि भाई आप वो किला छोड़ दो, नहीं तो हमारे लोग अरेस्ट हो गए. तब कहीं छोड़ा. इतना हमारा इतिहास था. बाद में क्या हुआ कि संभाजी महाराज ये हो गए, तो संभाजी महाराज को कपट नीति से मारा गया. औरंगजेब का नाम होता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने कपट नीति से मारा. उनके टुकड़े टुकड़े किए और भीमा कोरेगांव के नदी में वो फेंक दिए. जब वो टुकड़े फेंक रहे थे तो एक धोबिन थी, वो धोबन ने कपड़े धोते हुए देखा कि भाई ये तो अपने राजा के टुकड़े करके वो फेंक रहे हैं. वो गांव में गई, वो पुलिस पाटिल को बताया कि भाई ये तो अपना राजा के टुकड़े किए, आप कुछ करो. वो बोले कुछ नहीं, चुप रहो, किसी को बताओ मत. वो भी डर गया क्योंकि उनको पता था कि भाई अब पेशवा ज़्यादा जोरदार है. फिर वो महार में गया तो वहाँ गोविंद गायकवाड़ करके महार उनका पहलवान था, मुखिया था. उसको जाकर बोला कि अपने राजा के टुकड़े किए और उधर फेंक दिए, अपन क्या कुछ कर सकते हैं क्या. तो बोले क्यों नहीं, हमारा राजा है, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए. तो उसने अपने पूरे महार जो सैनिक थे, अपने रिश्तेदार, वो सब जमा किए, नदी में गए, एक एक टुकड़ा जमा किया और अपने आंगन में संभाजी महाराज को उन्होंने अग्नि दी. जब ये बात पूना में पेशवाओं को पता चली, उन्होंने अपने सैनिक भेजे. 16 महारों को काटा वो पेशवाओं के सैनिकों ने, और गोविंद गायकवाड़ जिसने वो अपने आंगन में समाधि थी उसको जिंदा दफन किया. इसलिए आज भी संभाजी महाराज की समाधि एक तरफ है गांव के अंदर और दूसरी गोविंद गायकवाड़ की वो गांव में समाधि अब बाहर रहती है, लेकिन वो गांव के अंदर है क्योंकि उसको जिंदा दफना दिया. तो आज जो हमारी लड़ाई है संविधान बचाने की है. जैसे उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई, आत्मसम्मान की लड़ाई, 500 महारा ने लड़ाई, गिनती का कोई ये नहीं है. वो कितने भी हो, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हो, लेकिन हम लोग अगर इकट्ठा लड़ते हैं, अब मैं अकेला हूँ, अगर 10 आदमी मैं नहीं कर सकता, 10 आदमी को भी हरा सकता हूँ, ये करके हमको लड़ना पड़ेगा. और हमारा जो न्याय है संविधान बचाना पड़ेगा और हमारे आगे के जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ आहुति देना पड़ेगी. और ये हमारे नए बच्चों को भी, नए जनरेशन को ये करना पड़ेगा.
और हमारी भी लड़ाई यही है संविधान बचाने की। हमारी भी वीरों की वीर इंडियन पार्टी पूरे मिलिट्री वालों की पार्टी है। आर्मी नेवी एयरफोर्स के 543 उम्मीदवार पूरे इंडिया में खड़े हो रहे हैं, जो कि पूरे पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, ईमानदार है, जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, नहीं तो आज तक आधे क्रिमिनल है खासदार आमदार। तो हम लोगों ने एक आपको मौका दिया है कि भैया आप हमको एक बार चुन के लाओ तो हम आपको संविधान का राज लगा कर दिखाएंगे और आप हमें साथ देंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी आज की प्रस्तावना ही करता हूँ और आपको सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और भारत के इंसान के रक्षार्थ भारतीय संविधान की सुरक्षा का जन आंदोलन खड़ा करने आप सबका सहयोग की उम्मीद करते हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय जगजीत सिंह जी, इनसे अनुरोध है कि वे आज के उपलक्ष्य में बात रखेंगे। आज की ये लड़ाई, आज का ये दिन हमको एक मैसेज देता है। अभी हमारे साथी ने बताया आपको कि कैसा क्यों वो लड़ाई लड़ी गई थी। वो एक घटिया शासन के खिलाफ लड़ाई थी, जहां ऊंच नीच थी, जहां इंसान को नीचा दिखाया जाता था, पेशवाओं के राज में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, उसके खिलाफ वो लड़ाई थी। और उसके खिलाफ इन लोगों ने जो लड़ाई की और इन्होंने जो विजय हासिल की वो उस वक्त के कुशासन के लिए था। मात्र 500 लोगों ने 28,000 लोगों को साथ में हराया, क्योंकि उनको प्रताड़ना सहन करना पड़ता था, क्योंकि उनको ऊंच नीच सहन करना पड़ता था, उनको गुलाम समान ट्रीट करना पड़ता था, सब उनके ऊपर से बीत रही थी। बहुत लोगों ने जान दिया उसके अंदर में। महार रेजिमेंट बाद में नाम पड़ा है, पर पहले वो कुशासन के लिए लड़ाई थी। आज उससे हमें सबक सीखना पड़ेगा कि आज का देश का जो वातावरण है, देश के अंदर में जो काम चल रहा है, धर्मांधगिरी बढ़ाई जा रही है, जातिवाद बढ़ाया जा रहा है, इंसान को बोलने की आज़ादी नहीं रह गई। यहाँ के मीडिया जो चौथा स्तंभ कहलाता था उसकी बोलती बंद हो गई है। वो सिर्फ एक ही का गुणगान करेगा, बाकी की कोई सुनवाई नहीं होगी। इतने आंदोलन लगे हुए, इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, इनका कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आप सोचिए देश किस हाल में आ गया है 14 के बाद। वो 500 लोग अगर हमें इंस्पायर कर सकते हैं तो आज टाइम आ गया है कि हम लोगों ने अपनी ताकत एकत्रित करके जाति वगैरह सब धर्म भूल करके इस खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ हमें खड़े होना पड़ेगा। इस कुशासन को भी हमें उतारना पड़ेगा। 2024 हमें यह शौर्य ईयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में इस देश के अंदर में एक चुनाव होगा जहां पर हमको साथ में खड़े रहना है और ये धर्मांध लोगों को घर में बिठाना है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य, गरीब का जो अधिकारी है, जो फार्मर है, जो खेत मजदूर है, महिलाएं हैं, ये तमाम प्रॉब्लम, यहाँ पर एक प्रॉब्लम चालू है, वहाँ एक प्रॉब्लम चालू है, वहाँ विदर्भ की मांग कई सालों से चल रही है। झूठ बोलते हैं लोग, उसके बाद भी उसको देते नहीं है साथ। ये सब लड़ाई हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। आइए इसको ये शौर्य ईयर बनाया जाए, इसको हम हासिल करके रहेंगे ये इरादे से। राजेंद्र पाल गौतम जी ने सही बात कही, हमें यूथ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमें महिलाओं को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमारे को घर घर जाना पड़ेगा। हम घर में बैठ करके, अपने सोफे में बैठ करके देश का डिस्कशन करेंगे नहीं चलने वाला, यहाँ पर उतरना पड़ेगा, यहाँ जमीन पे काम करना पड़ेगा, गांव में जाके काम करना पड़ेगा, बस्तियों में जाके काम करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि अब देश को बचाने का समय आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए हम ये 2024 को शौर्य साल मनाएं और ऐसा प्रण लें कि हम इस देश के संविधान को, इस प्रास्ताविका के लिखे एक एक शब्द को अपने देश के अंदर में लागू करेंगे। हम अपनी जात पात, धर्म, ऊंच नीच सब छोड़ करके इस देश को बचाएंगे और इस देश को एक प्रगति के रास्ते पर लेके जाएंगे और इन धर्मांध लोगों के हाथ से छुड़वाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। ये 2024 का पहला दिन हमें कुछ दर्शाता है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है। अभी इतिहास में ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान और आने वाला कल है। यह हमारा कैसा हो और उसको कैसे हम सींचें और संवारें, समझदारी से संवारें।
भले ही हम ये कहते हैं कि भी वो 12% है, 10% है, भले ही वो 10% है लेकिन संगठित है। हम 90% है, 88% है लेकिन विघटित है। 500 हमारे जाबाज साथियों ने 28,000 मराठा फौज को, पेशवा की फौज को नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि वो जाबाज संगठित शक्ति के प्रतीक थे। आज हमारी पूरी शक्ति बिखर गई है, और अगर इस शक्ति को कोई एक ला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान। बगैर संविधान के हमें कोई दूसरी आशा बची नहीं है। अगर संविधान सलामत है, लोकशाही सलामत है, लोकतंत्र सलामत है, तो हम हैं। तो पहले अक्लमंदी से, समझदारी से काम करें, चाहे फिर वो हमारे बाबा साहब ने दिया हुआ 340वां जो कलम है, विशेषकर ओबीसी बंधुओं को जो दिया गया, वो ओबीसी बांधव भी दिमाग से काम ले। जहां दिल की बात सुनना है वहां दिल की बात सुने, लेकिन जहां दिमाग की बात है वहां दिमाग से काम ले। 341वां कलम जिस बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे एससी प्रवर्ग को दिया, वो भी ज्यादा इतिहास में और भावुकता में ना जाए। 500 लोगों ने 28,000 को काटा, उस दिन का बदला ये आज भी हमसे ले रहे हैं। यू शुड नॉट रिमेंबर, 2-4 दिन पहले सभी भारत देश के मुख्य अखबारों की हेडलाइन थी कि 2047 में 2047 ये पूरे विश्व का भारत महागुरु बनेगा, धर्मगुरु बनेगा, जिसकी नींव 22 जनवरी को वो राम मंदिर के माध्यम से रखने जा रहे हैं। मतलब उनको 1947 मान्य नहीं है, उनको बाबा साहब ने दिया हुआ 26 जनवरी 1950 का संविधान मान्य नहीं है। उनको नया राष्ट्र, नया संविधान, मनुवादी संविधान लागू करना है। ये हमारी बहनों ने एक अच्छा नारा लगाया, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, लेकिन वो मौत अपने आप नहीं मरेगा। जब ये सभी मंच पर बैठे हुए हमारे सभी साथी 340, 341 और 342 के प्रावधान तहत जो भी लाभार्थी है, वो जब तक एक साथ बैठ के समझ बूझ से, और विशेषकर हमारा जो अल्पसंख्यक वर्ग है, और खासकर मेरा विशेष आग्रह जावेद पाशा साहब से, कादर साहब से और सभी हमारे मुस्लिम भाइयों से है कि आप भी थोड़ा सा समझदारी से इस वक्त 2024 के चुनाव में निर्णय लीजिए, साथ दीजिए। अगर बीजेपी को हराना है, डेफिनेटली हमको बड़ी शक्ति को साथ में लेना पड़ेगा, लेकिन उस शक्ति को साथ में लेते समय जगजीत सिंह जी, हमें कुछ हमारी जो मांगे हैं वो उनके सामने रखनी पड़ेगी। ओबीसी जनगणना के बारे में आप अभी कहते हो, जब आपकी सत्ता थी तो काका कालेलकर आयोग आपने क्यों नहीं लागू किया? मंडल आयोग के साथ में आपने दगाबाजी क्यों की? नच्चीपन आयोग आप ही के जमाने में आया, आपने वो टेबल पे क्यों नहीं लाया? जिनको आरक्षण मिल नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है, उनको उसका देने वाली ये महाराष्ट्र की गलत सरकार, असंवैधानिक सरकार, और जो ओबीसी और मराठाओं को एक साथ लड़ा रही है, आदिवासी ट्राइबल को एक साथ लड़ाई है, हलबा और ट्राइबल को लड़ा रही है, ये नहीं चलेगा। हमारे धनगर बांधव और ट्राइबल को लड़ा रही है। आप अगर संविधान में 50वीं फीसदी का जो कैप है वो हटा ही नहीं सकते, हटाना नहीं चाहते, तो आप मराठाओं को, ओबीसीओं को न्याय कैसे दोगे? गोवारियों को न्याय कैसे दोगे? आदिवासियों को न्याय कैसे दोगे? धनगर समाज को न्याय कैसे दोगे?
लिंगायत समाज को न्याय कैसे दोगे, जाटों को का न्याय कैसे दोगे? पहले आप ये बताओ कि आप जात न्याय जनगणना कब करने वाले हो? जो अभी दावा कर रहे हैं उनको भी हमारा सवाल है कि सिर्फ ये इलेक्शन के स्टंटबाजी में ना जाए। 138वां आपने यहाँ पे सेलिब्रेशन किया आपके पार्टी का, लेकिन हमारी ये 115 साल पुरानी, 118 साल पुरानी पृथक विदर्भ की मांग है। 1905 से सॉरी, फ्रॉम 1905, आज़ादी के पहले से, अंग्रेजी शासन आने के पहले या जाने के पहले अगर हमारी ये पृथक विदर्भ की मांग है, तो अब तक जो सरकारें थी जिन की, उन्होंने पृथक विदर्भ का मुद्दा क्यों नहीं हल किया? ये हमारी मांग है। ये जो महिलाएं हमारी बैठी है आईटक के माध्यम से या अन्य संगठनों के माध्यम से, आप उनकी रोजी रोटी और उनको रोजगार क्यों नहीं देते? 15 लाख रुपए आप हमारे अकाउंट में डालने वाले थे, 2-2 करोड़ हर साल नौकरियां देने वाले थे। ये वादे कहाँ गए? हमने आपको राम मंदिर नहीं मांगा था, हमने आपको पृथक विदर्भ मांगा था, हमने छोटे राज्य मांगे थे, हमने संविधान की अमल बजावनी मांगी थी, हमने आरक्षण की मांग रखी थी, हमने प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कही थी। और अगर आपने प्राइवेटाइजेशन किया है तो वहां पे आप आरक्षण दोगे या नहीं, ये पहले सभी पार्टियां बताए। आप अपने इलेक्शन एजेंडे में जो भी दावा कर रही है कि हम इस वर्तमान सत्ता को हटाएंगे, हम उनके साथ में पुरगोस तरीके से साथ में रहने के लिए तैयार है। फीसदी ओबीसी को क्या आप 60% रिप्रेजेंटेशन देने वाले हो? क्या 60% ओबीसी के आप कैंडिडेट खड़े करने वाले हो? क्या ओबीसी का चेहरा आप पीएम का चेहरा या ट्राइबल का चेहरा या शेड्यूल कास्ट का चेहरा आप सामने लाने वाले हो? ये पहले हमने उनसे मान्य करवा लेना चाहिए, तो हमारी बात बन सकती। नहीं तो एक गलती फिर से हमारे से ना हो जाए, थोड़ा सा गलती से हम कुछ सीखें। और समय का तकाजा है, जब तक आप अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, कोई आपको भीख भी देने वाला नहीं है। हमारा मत का अधिकार है, हम अगर संख्या के अनुपात में ज़्यादा है तो उतनी सीटें हमको चाहिए, और जो भी हमारे नुमाइंदे जाए, आप ये मत भूलो कि रिजर्वेशन कैटेगरी में जो 131 लोग जो चुन के आए, 131 लोग जो चुन के आए हैं, 95 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स वो बीजेपी के हैं। 95, 53 जो है वो शेड्यूल कास्ट के हैं, और बचे हुए जो है 95 में से वो शेड्यूल ट्राइब के हैं, और वो बीजेपी से चुन के आए हैं। मतलब 131 में अगर 95 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स बीजेपी के चुन के आए हैं, तो हम भी रिजर्वेशन का और बाबा साहब का नाम लेके किसका साथ दे रहे हैं, ये भी हमको तय करना है। धन्यवाद सर, आपने वर्तमान वास्तविकता सबके सामने रखी। आप जो चाहते हैं उस दिशा में पहल होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि सब लोगों का साथ अवश्य मिलेगा। इसके बाद हमारे विशेष अतिथि माननीय यशवंत राव निकोसे, माजी मंत्री उत्तर प्रदेश, इनसे अनुरोध है कि वे आज के अवसर पर संक्षिप्त में बात रखेंगे। तो मेरे पहले जितने भी वक्ताओं ने यहाँ अपनी बात रखी है और जिन्होंने अपनी बात रखी है, उनकी बात को ध्यान से सुनने के बाद में मुझे ये पता लगा कि हमारे मुल्क में कथनी करनी में कितना फ़र्क है, अनुमान और अनुभूति में कितना फ़र्क है, ये मुझे समझ में आ गया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे देश में 3 टाइप की विचारधाराएं चलती है। एक बापू की विचारधारा, एक गोलवलकर की विचारधारा, एक डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन दिया, तो उसके मायने लोग समझ नहीं पाए और अपने उसका गलत निर्णय हुआ है। वो एक प्रतिनिधि के लेवल पे था। कहने का मेरा मतलब है कि अभी हमारे पहले भी राजेंद्र गौतम साहब ने बोला और जगदीश सिंह साहब ने अपनी बात रखी और पीछे साहब ने, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज हमारे साथ में युवा लोग नहीं हैं। यहाँ भी देख रहे जितने भी वहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी समस्याओं का यहाँ
अंबर लगा है, सब लोग अपनी समस्या लेके संविधान पे यहाँ खड़े आज शौर्य दिवस के अवसर पर हमारे साथ में हमको युवाओं के बीच में जाना पड़ेगा। और आज का जो युवा वर्ग है, लड़के लड़कियाँ हैं जो है, वो मोबाइल के चक्कर में फंसे पड़े हैं। उनको लगता व्हाट्सएप करने से और मोबाइल से बातचीत करने से हम अपनी बाजी जीत लेंगे। मगर जैसे साहब ने कहा, कुम्हारे साहब ने, कि वो 500 जो शौर्यवीर थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पेशवाई को भगा दिया था, तो साथियों वो वक्त अब आ गया है। अभी जैसे पीछे साहब ने कहा कि अभी जो हमारा जो 2024 है, ये शौर्य दिवस के वर्ष के नाम से हम जाने जाएंगे। और इसमें हम किसी जाति के नाम पे, किसी मजहब के नाम के, किसी विचार के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और मेरे रिश्तेदार के नाम पे आपको वोट नहीं करना होगा। वोट करना होगा सबसे पहले भारतीय संविधान को बचाना होगा। और आज तक जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, जो आम्बेडकरी विचारधारा के जो है, जो मानवर कांशीराम साहब के विचारधारा के लोगों, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये कटु सत्य है। सब जन जितने भी कांग्रेस में गए हुए लोग हैं, वो सब हरिजन लोग हैं, वो बापू के को चाहने वाले हैं और नाम तो बाबा साहब का लेते हैं और मतदान बापू का करते हैं और गोलों का करते हैं। तो दोस्तों, अब हमें सावधान होने का वक्त आ गया है। और सावधानी के साथ में मैं अपने जो 2 शब्द है वो अपने जो लाया हूँ वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ए मजलूमों उठो, तुम्हें माहौल खड़ा करना है, अपने गुलशन को अपने हाथों से ही संवरना है। देखिए कैसे वक्त से गुजरना है, देखिए कैसे वक्त से गुजरना है। दोस्तों तुमको भी ज्वालाओं से उभरना है। अरे फैसला कर लो, फैसला कर लो, फैसला कर लो, फैसला कर लो, तुम्हें जीना है या मरना है। इतिहास की सिर्फ गाथा पढ़ने से काम चलने का ये वक्त नहीं है। तो इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे की जंग लड़ने का ये समय है और इस बात को हमें पहली तरह से समझना होगा। अपने वक्तव्य में उन्होंने संभाजी महाराज के वध का जिक्र किया था और जिस संभाजी महाराज का मराठा सल्तनत में कपट नीति से खून किया गया था, तो जिन लोगों के लिए उन्होंने राज्य सत्ता खड़ी की गई थी और आज लोग बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हम शाहू महाराज के वंश है, हम शिवाजी के वंश है, संभाजी के वंश है, उनके लिए ये बात है। तो जब संभाजी महाराज का वध करके जब उनके टुकड़े टुकड़े करके बिखरे हुए पड़े थे, तो उसको जोड़कर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वे लोग क्यों नहीं आगे आए? और वो आगे कैसे भी आते? छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए यहाँ के मराठा सल्तनत ने पेशवाओं ने विरोध किया। हम नहीं करेंगे, यहाँ के ब्राह्मण नहीं करेंगे, इसलिए गंगा किनारे रहने वाले गागा भट्ट को यहाँ बुलाया गया लाच देकर, और लाच लेने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जिसने ईमानदारी से राज्याभिषेक नहीं किया, बाएं पैर के बाएं अंगूठे से राज तिलक लगाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया। शिवाजी को मानने वाले वो लोग उस वक़्त क्या उनके तलवारों की धार बोतड़ हो गई थी? क्या उस वक्त उनके तलवारों की धार बोतड़ हो गई थी? संभाजी महाराज के टुकड़े इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार करने के लिए क्या उनके तलवार की धार बोतड़ हो गई थी? ये सवाल उनके लिए है। लेकिन जाबाज
एक महार सिपाही आता है और बोलता है ये हमारा राजा है, क्योंकि ईमान जिसका सच्चा होता है, अपने राजा के प्रति जिसका ईमान सच्चा था, वो एक बार सैनिक आता है और बोलता मेरे राजे का इस तरह से छिन्न विछिन्न बिखरे हुए शव के साथ अपमान जो हुआ है, उसकी अंत्येष्टि सम्मान के साथ होनी चाहिए, और इसलिए उस टुकड़े को सिलाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये जो दो घटना है बहुत महत्वपूर्ण है, और बिखरे हुए शव के टुकड़े को इकट्ठा कर जहाँ संभाजी महाराज को अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया गया, उसी संभाजी महाराज की समाधि पर जाकर एकता की एक मशाल जलाकर संकल्प करके भीमा कोरेगांव के युद्ध को लड़ने के लिए जाबाज महार सैनिक जाते हैं। वो संख्या कितनी भी कम हो, लेकिन उनका जो हिया था, निर्धार था, बहुत मजबूत था, और उन्होंने वो बखूबी निभाया है। हमारा दुश्मन इस देश को फिर से मनुस्मृति का राज लाने के लिए तुला हुआ है। इसलिए भारतीय संविधान के अंदर में जो हमें भारत राष्ट्र और भारत राष्ट्रवाद दिया है, उस राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए फिर से मनुस्मृति का राज लाने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। तो ये हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र का जवाब हमें भारत राष्ट्र निर्माण से देना है, और उस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ने के लिए आपको जाबाज महार सैनिकों की तरह इकट्ठा होना है और मजबूती से लड़ना है। आज के इस शौर्य दिन के उपलक्ष्य में आप ऐसा संकल्प करें कि 2019 और 20 में उन्होंने जो विषमताकालीन भारतीय शिक्षा नीति यहाँ डाली है, उसका पुरजोर तरीके से विरोध, भारतीय संविधान को विरोध करने वाली विचारधारा, हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का विरोध, और भारत के संविधान और हमारी सारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के इकट्ठा होकर हम संघर्ष करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे 2 शब्दों को मैं यहाँ विराम देता हूँ। मुझे यहाँ बोलने की अनुमति दी गई है, मैं आप सभी का आभारी हूँ। भीमा कोरेगांव का उदाहरण एक सांस्कृतिक उदाहरण है, और गोलवलकर ने कहा था कि सत्ता आती जाती रहती है, संघ का मुकाबला हमें भीमा कोरेगांव के उदाहरण से करना होगा। गोलवलकर ने अपने किताब में लिख छोड़ा है कि सत्ता आते जाते रहती है, वो हम कैसे भी पालेंगे, छल से पालेंगे, कपट से पालेंगे, बाहुबल से पालेंगे, लेकिन हमारा सांस्कृतिक वर्चस्व जाना नहीं चाहिए। इसीलिए 24/7 वो लोग अनेकों षड्यंत्रों के द्वारा अपना ब्राह्मणी का मतलब सांस्कृतिक वर्चस्व जिंदा रखते हैं। इसके मुकाबले में बहुजनों का सांस्कृतिक वर्चस्व निर्माण करने के लिए भीमा कोरेगांव का उदाहरण हमने यहां पर लिया हुआ है कि सांस्कृतिक वर्चस्व अगर हमारा होगा तो गोलवलकर का एक उदाहरण बड़ा सटीक है कि सांस्कृतिक वर्चस्व जिसके हाथ में होगा उसी के हाथ में सत्ता आज नहीं तो कल आ जाएगी। तो हम ब्राह्मणवाद के सांस्कृतिक वर्चस्व को हटाकर बहुजनवाद के सांस्कृतिक वर्चस्व को लाने के लिए पहल कर रहे हैं, और इसका नेतृत्व गोपाल जी कर रहे हैं। इसलिए हम उनका अभिवादन करते हैं, क्योंकि गोपाल भारती यहां पर आए हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं देश को समर्पित हूं। क्यों? क्योंकि मैंने शादी नहीं की है, लेकिन मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, यह भी उन्होंने कहा था। हम मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा था, बट अटल बिहारी वाजपेयी ने मैं देश के लिए समर्पित हूं क्योंकि मैंने शादी नहीं की है, मैं ब्रह्मचारी हूं। गोपाल भारती जी ने शादी भी नहीं की है और वो अक्षुण्ण ब्रह्मचारी भी हैं। तो ज्यादा कर्तव्य और ज्यादा निष्ठा इनके पास में है। अब साथियों, 2024 का चैलेंज क्या है? हम 2014 पर कंसंट्रेट हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि 2014 पर कंसंट्रेट होकर 2024 तक इतिहास बताने में मतलब नहीं है। सच्चा इतिहास बाबा साहब आंबेडकर ने जिस दिन संविधान सौंपा था उसी दिन कहा था कि भारत के लोगों, संविधान देने के बाद प्रजातंत्र आ गया ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। संविधान देने के बाद अब प्रजातंत्र की लड़ाई हो रही है। अगर इधर तुमने ध्यान नहीं दिया तो केवल संविधान के गुणगान गाने से प्रजातंत्र टिका नहीं रहेगा। क्या हुआ? बाबा साहब आंबेडकर ने केवल मतदान का अधिकार नहीं दिया, 4 तरह की स्वतंत्रताएं बाबा साहब आंबेडकर जी ने दी थी। सबसे बड़ी स्वतंत्रता थी आर्थिक स्वतंत्रता। कैसे आएगी आर्थिक स्वतंत्रता?
1947 से लेकर 2014 तक क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे? बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के दो प्रमुख मार्ग है, एक जमीन और दूसरा उद्योग। और जब देश आजाद हुआ तब इस देश में 80% जमीन सरकार की मिल्कियत थी। भाजपा तो 2014 में आई। 2014 से पहले इन 80% जमीनों का वाटप किसने कैसे किया? बात तो उठानी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी, नहीं तो अंबानी जाएगा और टाटा बैठेगा। इसलिए हमारा दलित आदमी कहते हैं कि टाटा बाटा कुटा सांग कुटा संग माजा वाटा। ये भाजपा के लाइन में नहीं कहा, वो कांग्रेस के लाइन में भी कहा था कि टाटा बाटा सांग कुटा माजा वाटा। लड़ाई को बड़ी बुनियादी ढंग से समझना पड़ेगा कि जब बाबा साहब आंबेडकर कह रहे थे कि आर्थिक लोकतंत्र अगर लाना है तो इस देश की आजादी के बाद जो 80% जमीनें सरकार के पास में है उसका वाटप इस देश का गरीब मुसलमान, इस देश का गरीब हिंदू, इस देश का गरीब बौद्ध, इस देश का गरीब आदिवासी, इस देश का गरीब अठा पगड़ जाति का लोग, उसे वाटप करो तो ही आर्थिक लोकतंत्र आएगा। और इस वाटप की बात, इस वाटप का ढांचा संविधान में बाबा साहब ने डाला, लेकिन वाटप नहीं हुआ क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मूर्खों, नादानो, संविधान को पवित्र ग्रंथ कहकर केवल सर पर रखकर नाचो नहीं। और संविधान जहां से कलम आर्टिकल्स के द्वारा अपनी रक्त वाहिनियों को प्रवाहित करता है वो हर राज्य की विधानसभा है। इसलिए मूर्खों, जो संविधान में दे रहा हूं उसे अक्षुण्ण रखने का, इस सियासत को द्रौपदी बनाकर जो दुर्योधन लूट रहे हैं उसका वस्त्रहरण कर रहे हैं, उस वस्त्रहरण को बचाने के लिए मैंने हर आदमी को कृष्ण बनाया है और मतदान का सुदर्शन चक्र देकर सियासत को बचाने का उसे सर्वोच्च स्थान दिया है। क्या किया हमने? क्या किया हमने? हमने 1947 के बाद भाजपा के आने से पहले तक जो जमीन हमें मिलनी चाहिए थी वो पूंजीपतियों को जा रही थी, हम सिर्फ गुणगान गा रहे थे। संसद में बैठकर ये लोग हर जमीन को बेच रहे थे और हम फुटपाथ पर दुकान लगाकर जय भीम, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदू धर्म जिंदाबाद, जय बिरसा मुंडा कर रहे थे। लड़ाई को ढंग से समझिए। ये आर्थिक प्रजातंत्र की बात जो बाबा साहब ने कही थी, उस आर्थिक प्रजातंत्र की अर्थी संसद में अलग अलग कानून बनाकर उठा दिए गए। 1990 में खासगीकरण का कानून लाकर सारी सरकारी जमीनों की मिल्कियत इस देश के केवल 32 औद्योगिक घरानों को दे दिए गए। और 2014 में जब भाजपा आती है तो कांग्रेस जो लोकल ट्रेन चला रही थी उसको बुलेट ट्रेन में बदल दिया। जितनी जमीन कांग्रेस ने 2014 तक पूंजीपतियों को नहीं दी, उससे 100 गुना ज्यादा सरकारी जमीन कांग्रेस के बाद भाजपा ने पूंजीपतियों को 2023 तक दे दी। आर्थिक प्रजातंत्र कैसा आएगा? नीली टोपी पहनकर फुटपाथ पर दुकान लगाकर बैठने से आएगा? आर्थिक प्रजातंत्र कैसे आएगा? मुसलमान गोल टोपी लगाकर मुर्गियों की दुकान फुटपाथ पर लगाने से आएगा? प्रजातंत्र कैसे आएगा? ये अपनी रोज की, हर रोज की रोजी रोटी के लिए रास्ते पर बैठकर चिल्लाने से आएगा? आर्थिक प्रजातंत्र व्यवसाय की मक्तेदारी जब तक सब में वितरित नहीं होती। कॉन्ट्रैक्टर का कानून लाया, किसने लाया? कांग्रेस ने ही लाया। और सारे बड़े उद्योगों का जिसका राष्ट्रीयकरण करने की बात बाबा साहब ने की थी उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और 2014 के बाद तो सारी अर्थव्यवस्था के प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण की अर्थी ही उठा दी गई। दूसरा आर्थिक प्रजातंत्र नौकरियों के द्वारा आता है। बाबा साहब ने कहा था कि आर्थिक प्रजातंत्र का तीसरा जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो नौकरियां है। नौकरियों के आर्थिक प्रजातंत्र के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया। मोदी सरकार ने कानून बनाकर आर्थिक आरक्षण के इस मुद्दे को, नौकरियों के आरक्षण के इस मुद्दे को खत्म कर नारा दिया था, तुम अंधे हो। मैं आरएसएस के और भाजपा के लोगों की कभी कभी पीठ थपथपाता हूं।
इसलिए पीठ थपथपाता हूं कि तुम्हारी मूर्खता पर रोना आता है। 1990 में जब भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया, अरे तभी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख डाला था कि आरक्षण आम्ही संपवू, खाजगी कायदे आम्ही आणू, कंपन्यांचं सार्वजनिकीकरणाचं आम्ही पलटवू आणि त्याला कंपन्यांना देऊ। अंधेरे में कुछ काम नहीं किया, उन्होंने अंधेरे में कुछ काम नहीं किया। सवाल यह है कि बाबा साहब आंबेडकर जी जैसा शूरवीर और क्रांतिकारी जमहूरियत को लाने वाला नेता आपके पास में होने के बावजूद भी उसने दिए हुए उजाले की रोशनी को आपकी आंखें नहीं पहचान पाई, इसके लिए आप दोषी हो। इस देश का मुसलमान दोषी है, इस देश का अनुसूचित जाति जमाती ओबीसी का आदमी दोषी है। और 2014 के बाद इस प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए धार्मिक प्रजातंत्र को लाया गया। क्या होता है धार्मिक प्रजातंत्र? धार्मिक प्रजातंत्र होता है धर्म पहले और बाकी बातें बाद में। इसमें मुसलमान भी उतरे, क्योंकि बड़े ढंग से आरएसएस और भाजपा ने मुसलमानों के अस्तित्व को इतने धोखे में लाया कि मुसलमानों को भी कहना पड़ा जिंदा रहना है तो मुसलमानियत जिंदा रखनी पड़ेगी। इसलिए मुसलमान भी रोजी रोटी के सवाल को छोड़कर धर्म बचाने के चक्कर में पड़ा। जहां पे 12% मुसलमान अपने अस्तित्व के धोखे के कारण रास्ते पर धर्म बचाने के लिए उतरा, और वहीं पर 80% हिंदुओं को धर्म के नाम पर इकट्ठा करने में भाजपा कामयाब हो गया। अरे जिन हिंदू मुसलमानों को भारतीयत्व के नाम से अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपना प्रतिनिधित्व बचाना था, वो मंदिर और मस्जिद को बचाने के युद्ध में कूद पड़े, और भारतीय इस पूरे ढांचे को तहस नहस करने में भाजपा और आरएसएस कामयाब हो गया। ये होती है धार्मिक लोकतंत्र। वो दिखाने को लोकतंत्र है, लेकिन आवरण धर्म का है। इससे बचने के लिए ही हम सारे धर्म के लोगों को यहां लेकर आए हैं कि बाबा साहब ने कहा था हम पहले भी भारतीय है, आखिरी भी भारतीय है, और भारतीय करके मेरे बच्चे को मस्जिद नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी में प्रतिनिधित्व चाहिए। भारतीय करके मेरे बच्चे को कुरान सर पे लेके नाचने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे को इज्जत और सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ व्यापार करने की आजादी चाहिए। मुझे कुरान सर पर लेकर नाचने की जरूरत नहीं है, मुझे नाम मान और सम्मान के साथ, मेरी अपनी संस्कृति के साथ भारतीय करके जीने का कानून चाहिए, जिस कानून को तहस नहस ये कर रहे हैं। 2024 के चैलेंजेस है ये। दूसरी बात, शिक्षा का प्रजातंत्र सबसे बड़ा प्रजातंत्र होता है। शिक्षा के प्रजातंत्र को आजादी के बाद लगातार खत्म कर दिया गया। आप कहते हो हम संविधान को हाथ लगाने नहीं देंगे, अगर तुम बदलते हो तो हम सर काट देंगे, हम हाथ काट देंगे। और आपके समझ में नहीं आता कि संविधान तो बदलने वाली चीज है ही। जरा ढंग से सुनना, बहुत जिम्मेदारी के साथ जावेद पाशा बात कर रहा है। जब संसद में डिबेट चल रहा था, 132वां आर्टिकल बाबा साहब ने डाला बोदर जी, तब के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी ने कहा कि बाबा साहब जी ये आर्टिकल बड़ा खतरनाक है, संविधान में न रखिए। तब बाबा साहब ने कहा था संविधान कोई एक पत्थर नहीं है कि जो एक बार बिठा दिया गया तो बिठा दिया गया। संविधान प्रजातंत्र के लोकतंत्र को प्रवाहित करते रहता है, और जब जब लोगों के सामने, देश के सामने समस्या आएगी, उसके मुताबिक संविधान में बदलाव करने की तरतूद, यानी 132वां आर्टिकल है जिसे बाबा साहब ने खुद डाला। लेकिन कैसा बदलाव? समाज को सही सेकुलरिज्म की तरफ ले जाने वाला बदलाव। कैसा बदलाव? आर्थिक शैक्षणिक प्रजातंत्र की तरफ ले जाने वाला बदलाव। कैसा बदलाव? धर्म के नाम पर किसी की लाश न गिरे, बल्कि भारतीयत्व को उसको गर्व महसूस हो, इधर ले जाने वाला वैचारिक दिशा का बदलाव। क्या किया इन लोगों ने? 1952 में जब बाबा साहब आंबेडकर जीवित थे, तब सुप्रीम कोर्ट में केस डाली, और जिस न्यायिक प्रजातंत्र की बात बाबा साहब आंबेडकर करते रहे हैं, जीवित हयात में, बाबा साहब आंबेडकर जी के हयात में 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि संसद को मूलाधिकार और हर तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव का अधिकार है। 1967 में फिर संसद ने एक अमेंडमेंट पास किया, जिसके तहत
किसी भी बदलाव का अधिकार, चाहे मूलाधिकार का ढांचा हो, चाहे किसी भी आर्टिकल को डालना हो, किसी भी आर्टिकल को माइनस करना हो, यह पूरा अधिकार संसद ने अपने पास में लिया। यह केस फिर सुप्रीम कोर्ट में गई 1967 में, जरा ध्यान से लेना। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार संसद को है कि वो मूलाधिकार में और घटना में बदल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त डाली बोदर जी, भारती जी, वो शर्त थी कि संसद मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकती है। और हम नाच रहे हैं, मूल ढांचा हमारा है, हमारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं डिक्लेयर नहीं किया कि व्हाट इज मीन बाय मूल ढांचा। सरदार जी समझ में आ रहा है किस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से लेकर सारी जगह एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को हर बदलाव का अधिकार दे दिया और केवल इतना कहा कि संसद मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकती। क्या होता है मूल ढांचा, ना संसद ने क्लियर किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया। और उसी के तहत अभी तक 127 दुरुस्तियां, 127 बदलाव का घटना में, कॉन्स्टिट्यूशन में सरकारें कर चुकी हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था मूर्ख न बनना। संविधान अगर तुम्हें दिया है तो उसे तुम दो ही तरीके से बजा सकते हो, सिर्फ दो ही तरीके से। एक तरीका, इस संसद का जो दिमाग है उसको संसद कहते हैं। वेरी क्लियर और क्रिस्टल है बाबा साहब लोकशाही को लेकर। हम समझने में मूर्ख है। क्या कहा था बाबा साहब ने? केवल संविधान को लेकर नाचने से कुछ नहीं होगा। उसका दिमाग संसद है और उसका हृदय विधानसभाओं की सरकारें हैं। इन दोनों जगह आप अपने लोग नहीं बिठाओगे तो दिमाग भी बदल जाएगा संविधान का और हृदय भी बदल जाएगा संविधान का। 2024 में यह चॅलेंज हो गया है की संसद में हृदय भी बदल गया। अरे कुणाला ओरडायचं ना, कुणाच्या नावावर बोलायचं? 360 खासदार यांचे आहेत। प्रायव्हेटायझेशनचा कायदा आणला, पास। सगळे सरकारी कार्यालय आणि हॉस्पिटल प्रायव्हेट मध्ये देण्याचा कायदा आणला, पास पास। नवीन 3 कायदे आणले, प्रजातंत्राच्या विरोधी आहेत, पास। आणि याच संसदेमध्ये बाबासाहेबांच्या कृपेनं आरक्षणातून निवडून गेलेले 160 खासदार आहेत भाजपाकडे। कुणाच्या नावानं बोंब मारता मुसलमानांच्या, कुणाच्या नावानं बोंब मारता सरदारांच्या, कुणाच्या नावानं बोंब मारता हिंदूंच्या, कुणाच्या नावानं बोंब मारता बौद्धांच्या। अरे बाबासाहेबांच्या उपकारानं जे निवडून गेलेत असे 160 खासदार भाजपाच्या संसदेमध्ये आहेत। तोंड शिवून बसलेत, आपलं पार्श्वभाग चिपवून बसलेत। लढाई कुठं आहे? कुठं आहे लढाई? नीट समजून घ्या। म्हणून फक्त गोंजारून चालणार नाही। आता मैदानात ते 500 होते म्हणून 24,000ला जिंकलेत। अरे ते 31% 2014 मध्ये भाजपा फक्त 31% निवडून आली। आम्ही एकत्र आलो, आम्ही 68% जनता होतो रे, 68%। आम्ही 68% होतो। 500 लोक 1818 मध्ये पेशवाईला हरवू शकतात। आम्ही 70 कोटी भारतीय या भाजपाच्या आणि संघाच्या धर्मवादी विचाराला संसदेतून हाकलू शकत नाही का? आज के प्रोग्राम का उद्देश्य है, मैं आपको आह्वान करता हूं, हिंदू मुसलमान बौद्ध ईसाई जितने भी हैं, सिख, अगर तुम्हें इस देश में धर्म नाम के राक्षस के पैरों तले कुचले नहीं जाना है और भारतीय नागरिक करके मान सम्मान के साथ अपने समस्त अधिकारों के साथ जिंदा रहना है तो 2024 में संविधान के रक्षा के लिए सही ढंग से इकट्ठा आइए और अपने मतदान का इस्तेमाल कीजिए। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, जय संविधान, जय भारत। तेरे जैसे 56 देखे ये इतिहास हमारा है, एक एक ने 56 काटे ये इतिहास हमारा है। तेरे जैसे 56 देखे ये इतिहास हमारा है, एक एक ने 56 काटे ये इतिहास हमारा है।
अपनी जागीरों से जब हम ही दरकिनार हुए, जानवरों से बदतर हालातों के हम शिकार हुए। अपनी जागीरों से जब हम ही दरकिनार हुए, जानवरों से बदतर हालातों के हम शिकार हुए। मटका झाड़ू छूट गया, स्वाभिमानी दरारा है, तेरे जैसे 56 देखे ये इतिहास हमारा है। हफ्ते की शुरुआत सोमवार से हो रही है, महीने की शुरुआत 1 जनवरी से हो रही है और साल की शुरुआत 1 जनवरी से हो रही है। इसलिए ये आज का 1 जनवरी 2024 बहुत मायने रखता है। दूसरा, 1 जनवरी 1818 में सिद्धनाथ महार यांनी त्यांच्या सहकार्यासोबत 500 सहकार्यासोबत पेशव्यांच्या म्हणजे ब्राह्मणांच्या म्हणजे पुणे सरकारच्या विरोधात लढा देऊन त्या तारखेला त्यांना हरवलं, सांस्कृतिक बदल केला, राजकीय बदल केला, सामाजिक बदल केला। एवढा हा मोठा बदल हा सिद्धनाथ महाराने आपल्या 500 सहकार्यासोबत केला। त्याच्या थोडं आपण मागे गेलो, ठीक आहे। हा इतिहास 1795 पासून सुरू होतो। 1795 ते 1818 या दरम्यान आपल्या भारतामध्ये ग्वाल्हेर, इंदोर, बडोदा, पुणे आणि नागपूर हे संस्थानिक होते, राजे होते। याच्यामध्ये पुणे हाच फक्त ब्राह्मण राजा होता, पेशवा, दुसरा बाजीराव आणि बाकीचे मराठे होते, 8 पगडवाले। तर त्या राजासोबत ईस्ट इंडिया कंपनीने म्हणजे ब्रिटिश सरकारने करार करून आपापल्या राज्यामध्ये शांतता राखावी, जनहिताचे कार्य करावे आणि तुम्ही जे काही निर्णय घेत असाल, काही नियम करत असाल तर ते आमच्याकडे पाठवावे। आम्हाला पटलं तर ते आम्ही मंजूर करू, नाही पटलं तर नाही करणार। याला पेशवा मानायला तयार नाही। पेशवा म्हणे आम्ही मनुस्मृतीप्रमाणे चालणारे माणसं आहोत, तर आम्ही आमचं राज्य मनुस्मृतीप्रमाणे चालवू। त्या काळामध्ये महाराजांच्या ढोंगणाला झाडू आणि आपल्या गळ्यामध्ये मडकं अशा प्रकारची ती व्यवस्था होती। आणि ज्या वेळेला 2018च्या आधी 10 दिवस आधी 1 जानेवारी 2018च्या आधी 10 दिवस आधी असं झालं की सिद्धनाथ महार, आता हा सिद्धनाथ महार कुठून आला बा? हा सिद्धनाथ महार सांगली जिल्हा, मिरज तालुका, कळंबी गाव। तर कळंबी गावला त्याच्या आजानं मोठा एक हे केला होता, म्हणजे तर त्याच्या आजाला ते कळंबी नाव वतन म्हणून मिळालं होतं। आणि हा सिद्धनाथ त्याचा हा नातू होय, सिद्धनाथ हा त्याचा नातू होय। तर हा सिद्धनाथ इथे ब्रिटिश गव्हर्नमेंटच्या लष्करामध्ये तो कमांडंट होता। त्यावेळेला याने दुसरा बाजीराव पेशवा याच्याकडे जाऊन अशी विनंती केली, मागणी केली
की सरकार तुम्ही आमचा हा झाडू आणि मडका जर काढून टाकत असाल आणि आम्हाला माणसासारखं जीवन जगू देत असाल तर आम्ही इंग्रजाच्या बाजूने लढणार नाही, आम्ही तुमच्या बाजूने लढू आणि तुम्हाला मुक्त करू. याने म्हटलं, भेड्या महारा तू तुझ्या पायरीनं राहा, तू अशी गोष्ट करू नको, तुला लढायचं असेल तर लढ, नसेल नाही तर जा तिकडं. तेव्हा सिद्धनाथ महार, रत्नाक महार, जाननाक महार आणि भाकनाक महार हे तीन याच्यासोबत त्यावेळेला होते. जेव्हा हा अपमान सहन करून हे बाहेर आले आणि यांनी असं ठरवलं की अभी कुछ भी हो जाए, जिएंगे या मरेंगे. आणि आपल्या सर्व लोकांनी याच्या आधीच्या वक्त्याने सांगितलं त्याचं सुख, आणि तो लढा झाला, लढा जिंकला. तो दिवस 1 जानेवारी 2018. त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना इतिहासामध्ये असं दिसलं की या ठिकाणी असं असं घडलं, म्हणून 1 जानेवारी 1928ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे त्या भीमा कोरेगावच्या स्तंभावर गेले आणि त्यांच्यासोबत 16 त्यांचे म्हणजे सहकारी होते. तिथे त्यांना नमन केलं आणि त्या 16 लोकांना काही भाषण केलं की याच्यानंतर दरवर्षी तुम्ही इथे यायचं, नमन करायचं आणि प्रेरणा घ्यायची, आणि प्रेरणा घेऊन आपल्या समाजामध्ये, आपल्या भारतामध्ये समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, मैत्री भाव निर्माण करण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा, प्राणाची बाजी लावा असा संदेश दिला. आणि त्याच्यानंतर एक जानेवारीचं महत्त्व म्हणजे 1 जानेवारीला सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले यांनी 1948ला मुलींची भारतात पहिली शाळा काढली. ते या 1 जानेवारीचं महत्त्व आहे. यहाँ बैठे हुए मेरी आवाज़ जहाँ तक जाएगी या फिर मीडिया के माध्यम से जाएगी, हम सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सभी जगह पर युवा वो एक पोस्ट बनाते हैं कि देश के नेता को 5 साल बॉर्डर पर भेजना चाहिए, फिर उसको नेता बनने के लिए टिकट देना चाहिए. ये ऑलरेडी कहते हैं, लिखते हैं, लेकिन करते कोई नहीं है. मैंने यही चीज़ समाज की मांग, युवाओं की मांग, लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए वीरों के वीर इंडियन पार्टी का निर्माण किया. और यहाँ सभी ने जो समस्या बताई है, दिखाई है, समझाई है, इनका एक ही सॉल्यूशन है कि संसद में जब तक शिक्षित, दीक्षित और राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति नहीं बैठेंगे तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता. हम लिखते हैं कि 5 साल के लिए नेताओं को बॉर्डर पर भेजिए, मतलब उसको राष्ट्रभक्त बनाइए, देशभक्त बनाइए, भारतीय बनाइए, फिर उसको इस भारत देश की संविधान में जाने का हक देना चाहिए. ये कहने का मतलब है. तो हमने इस पार्टी द्वारा, पार्टी के जितने भी फाउंडर मेंबर हैं उनसे एक राय लेकर ये तय किया कि 2024 में 543 हर लोकसभा सीट पर जो हमारे देश के एक्स आर्मी मैन है, जल, थल, वायु, सीआरपीएफ और बीएसएफ से जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसने इस भारत देश और भारत देश की सीमा को सुरक्षित रखा है, ऐसे व्यक्ति को अगर इस भारत देश की जनता एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, एकजुट होकर धर्म, जाति, कौम पर वोट ना करते हुए सिर्फ देश की रक्षा करने वाले रखवाले पर वोट करती है, तो मैं मानता हूं कि नया भारत का निर्माण होगा. ये करने के लिए एक विनम्र प्रयास किया है. यहाँ जितने भी कुछ करने का जज्बा लेकर हम एकजुट हुए हैं,
तो इस शौर्य भूमि को मैं वंदन करते हुए फिर से यहाँ प्रण लेता हूँ कि अगर भारत देश के लोगों ने शिक्षित, दीक्षित और राष्ट्र को समर्पित व्यक्तियों को चुन लिया, उसको एक बार संसद में भेज दिया, तो सारे समस्याओं को समाधान यही लोग करेंगे, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमने संसद में कम से कम कितनी क्वालिटी वाले लोग होना चाहिए? नंबर 1, 543 सबके सब पढ़े लिखे होना चाहिए, कम से कम एक नंबर ये, राइट। दूसरे नंबर पर भारत देश के संविधान जो सांसद लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर आता है, वो 0% क्रिमिनल, एक भी दाग नहीं होना चाहिए क्रिमिनल वाला, उसी को ही टिकट मिलना चाहिए, ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, इन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना चाहिए, 0% क्राइम और 0% करप्ट, मतलब भ्रष्टाचारी, एक भी भ्रष्टाचार का इस पर आरोप ना होना चाहिए। और चौथी लाइन मेरी है, चौथी सी जो है वो 101, 101% देशभक्त होना चाहिए। जिन 500 मूल निवासी, जिनमें केवल महारी नहीं बल्कि मुसलमान भी, ओबीसी के भी थे उसमें, और ये कोई जात की बात नहीं थी, ये मानव लोग थे। इसलिए मानव मुक्ति की जो सबसे बड़ी लड़ाई और एक रोमांचक और एक अनोखी बेमिसाल लड़ाई जो है, आज ये सबसे पहला इतिहास का जो सच्चा महाभारत अगर कहीं हुआ था तो भीमा कोरेगांव की नदी के किनारे जो हुआ था। इस बात को आप लोगों को नोट करना है। ऐसी जांबाज खून जो है इस प्रकार का कहीं भी नहीं हुआ। देखिए, मराठा राजा जो है, हमारे संभाजी महाराज को कत्ल करके फेंक दिया गया। मराठा भाई अपने को छत्री कहते हैं, वीर हैं, और ये तमाम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज बोलते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जब उसको कत्ल किया गया और पेशवा ब्राह्मणों ने कह दिया कि इसका कोई भी अगर अंतिम संस्कार करेगा तो उसका कत्लेआम कर देंगे, वहां जब चुपचाप रह गए थे। लेकिन ये केवल जो है गणपत महार था, गोविंद गायकवाड़ नाम का एक जो है जांबाज योद्धा जो था, वो जांबाज योद्धा ने तय किया कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही, उसके टुकड़े टुकड़े लेकर उसने सिलाई करके उसका अंतिम संस्कार जो किया उसने। साथियों, ये बात को समझना पड़ेगा, महारों को भले ही उसकी सजा जो है गले में हंडी बांधकर और झाड़ू बांधकर हुई, सवाल इस बात का है कि तुम्हारे सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। सत्य को सत्य बोलेंगे। और एक राजा जो संभाजी महाराज जो थे, वो हमारे दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के राजा थे, उसको अगर तुमने कत्ल किया तो हम तुम्हारे सामने टकराने के लिए अकेले खड़े। इस बात का जवाब जो हमको देना होगा। ये महारों की बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि मराठों को आना था वहां पे तेली भाइयों को आना था, वहां पे सर्व समाज को आना था। लेकिन वहां पे एक जो खड़ा हुआ था वो केवल महार जाति का नहीं था, समझ जाइए। वो एक योद्धा जाबाज था, उसको आप जाति में नहीं कलेक्ट कर सकते। हालांकि उसने सबसे पहले महार समाज के लोगों ने उसको साथ दिया, 500 लोगों ने साथ दिया। उस समय ऐसा था कि राजा की गर्दन काट दो आप राजा बन जाओगे। लेकिन आज का जो लोकतंत्र है, आप अगर नरेंद्र मोदी की गर्दन काटोगे तो आपको जेल भी होगा और वो हीरो बन जाएगा, फिर नोट में उसका नाम आएगा। एक तो गांधी जी को गोंडसे ने मारा तो आज तक गांधी जी की मूर्ति जो है आज तक नोट पे चल रही है। ये भी हमको समझना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई का सबसे पहले जो है उसको क्रेडिट मिला था। हम गांधी जी के बहुत से चीज के विचार के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जिस आदमी ने, नाथूराम गोडसे ने उसको कत्ल किया, उसका साथ हम खड़े होना नहीं चाहते। इसी बात को हमको कहना पड़ेगा कि इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जो है सत्य, अहिंसा और सदाचार के रास्ते पे चलने वाले हैं। आज जो है किसी की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसी को कत्ल करना, किसी महिला को नंगा करके घुमा देना, किसी बलात्कारी को जेल में जो जाने की बजाय उसको संसद में भेज देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 के बाद में शुरू किया है साथियों। इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है, हमारी किसी पार्टी से, किसी जाति से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम इस देश में हम बहुत बहुत महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर गौतम बुद्ध से लेकर तो बाबा साहेब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब के साथ में हमारा एक ही नारा रहा है, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको का।
ये तथागत बुद्ध का जो है 2500 पहले का संदेश लेकर हम जा रहे हैं। और आज उसमें संत महापुरुषों ने जितने भी चोखा मेड़ा हो, चाहे जितने भी हमारे संत महापुरुष हो, गुरु घासीदास हो, रविदास हो, सब ने इसी धारा को बढ़ाया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की धारा को लेकर चले हैं। इसी धारा को आज हम भी यहाँ लेकर आ रहे हैं। हमने कहा कि तुम जुल्म करोगे, लेकिन आज हम सर कटाने के लिए हम तैयार हैं। कोई बात नहीं, हम तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन बेटा तुम्हारे पास में कितनी बंदूक में ताकत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितनी ताकत बाजुए कातिल में है। हम बता देंगे कि आज जो है तुम्हारी गोलियां और तुम्हारी लाठियां हमारी इस भारत के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को अब जो है अब उंगली उठाकर नहीं देख सकती। नरेंद्र मोदी को सामने करके, पिछड़े वर्ग के नेता को सामने करके आपने इस देश के पिछड़े वर्गों की गिनती कम कर दी। आज SC ST के जो कानून है उसको खत्म कर दिया। अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी का घोषित करके पूरे आदिवासी क्षेत्रों से 5वीं अनुसूची को नेग्लेक्ट करके वहां पे उनके जंगल को काटे जा रहे हैं, अडानी को वहां बसाया जा रहा है, कत्लेआम किए जा रहे हैं। आपके सामने पिछड़े वर्ग का नेता बनाकर आपको नरेंद्र मोदी को सामने खड़ा कर दिया और उसके बाद में पूरे पिछड़े वर्गों की गिनती खत्म कर दी, वहां पे रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जब उनको पता लगा कि SC ST को तो हमने दिया इतना आरक्षण, तो ये डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर बन के हमारे सामने खड़े और अगर पिछड़े वर्ग को अगर हम दे देंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लाया, मंडल के खिलाफ जो है उनने कमंडल की बात शुरू की। जब मंडल कमीशन की बात फिर से हमने शुरू किया तो अभी राम मंदिर को जो है बिना किसी शास्त्रीय पद्धति के आज देखिए पूरा मंदिर बना नहीं है, फिर भी वो आज राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। रामनवमी 2 दिन 4 महीने के बाद में है, उसके पहले ही उन्होंने कर दिया। शंकराचार्य ने कह दिया कि बिल्कुल अधर्म का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी, फिर भी। और इस देश की जो है धार्मिक संस्था का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी क्यों करना चाहिए? शंकराचार्य हमारे पीठाधीश हैं, धार्मिक लोग हैं, उनको लाके करना चाहिए। और किन के हाथ में सौंपा है? वो चंपत लाल के हाथ में सौंप दिया पूरा मंदिर। और वो कौन है? नाथूराम गोडसे की हत्या में शामिल होने वाले लोगों में उसका नाम शामिल है। भाइयों, ये नाम राम, श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा है, ये नाथूराम का मंदिर बन रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा गीता में, ऐ अर्जुन, तुम्हारे इज्जत को लूटने वाले के दल में तेरा भगवान, तेरा बाप भी बैठा है तो मारना पड़ेगा। हम केवल जो है भाजपा के इशारे पे तालियां न बजाए, हमको यह साबित करना होगा कि मणिपुर में अगर तुमने हमारी महिलाओं को नंगा करके घुमाया और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है, तो वो हमारी सारे देश की महिलाओं के ऊपर घोर आक्रमण है। ये आक्रमण है। उसमें मत देखो कि मेरी बहन के ऊपर नहीं हुआ, उसमें मत देखना कि मेरे घर की जो है बहू बेटी के साथ नहीं हुआ। आपको तय करना पड़ेगा कि भारत की एक भी महिला के साथ अगर अत्याचार होता है तो वो हमारी मां बहनों के साथ अत्याचार होता है। इसलिए आपको सबको खड़े होना पड़ेगा। जातियों में आपको बांट दिया गया भाइयों। और बहुत बड़ी बात हो रही है इस देश के अंदर, ये आज से नहीं चल रहा है। लोकमान्य तिलक ने भी कह दिया था कि इस देश के अंदर जो है ये पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन और इनको जो है बहुमत का इनकी तो वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उसको गांधी जी ने भी जो है बाबा साहेब अंबेडकर के सामने 2023 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहां पर जो है वयस्क मतदान के खिलाफ जो इन्होंने आवाज उठाई। तब वहां पर कौन कौन खड़े थे? प्राध्यापक जयकर जी थे, और वहां पर कौन था? एक जादव नाम का जो है वो हमारा कुणबी समाज का, और यहां पर जो माली समाज के 2 योद्धा थे, और एक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। इन्होंने कड़ा मुकाबला किया कि इस देश के मूल निवासी ये लोग हैं और इनको इन्होंने पढ़े लिखने का अधिकार से वंचित किया गया है, इसलिए हमारे को वयस्क मतदान का अधिकार चाहिए।